जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट लगभग एनवायरमेंट खत्म होने का है। एक दो वीडियो के एनवायरमेंट के और आएंगे, इसके बाद एनवायरमेंट आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस का यूनिट 9 जो आपका मेंस पेपर 3 में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दिया, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पुराने वीडियो जाकर जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो एमपीपीएससी का न्यू सिलेबस पैटर्न चेंज किया गया है, तो क्वेश्चन जो आएंगे इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप नॉर्मली एक बुक या इल्यूशन पढ़ के आप एग्जाम को पास नहीं कर सकते। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंशन जो हुए हैं, जिनसे बारे में एग्जाम पूछा जाता है। और हम इस तरीके से पढ़ेंगे जितने क्वेश्चन को आप जिस चीज़ को आप बोल दे आपको बता दिया जाएगा कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या जिस चीज़ को हाईलाइट कर जाएगा वही चीज़ पढ़नी है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले जो कन्वेंशन की हम बात करते हैं, तो 1971 में कन्वेंशन हुआ था। इसको हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किस चीज़ से है। तो इसके लिए आप ध्यान रख लीजिए कि रामसर कन्वेंशन का संबंध जब भी आएगा तो आपको इसमें वेटलैंड लगाना है। आंसर क्या लगाना है? वेटलैंड। वेटलैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देखिए। वेटलैंड का एक विस्तृत वीडियो में हम लाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी जो है ये यूनिट ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। तो अभी हम वेटलैंड पे वीडियो नहीं ला रहे, लेकिन वेटलैंड पे एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपके लिए लाएंगे, जिसमें भी जितने भी वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में उनको हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता करना है कि रामसर कन्वेंशन कौन से ईयर में हुआ था। 1971 में ये हुआ था और ये ईरान की एक जगह है, ठीक है। रामसर कहाँ पे है? रामसर जगह जो है वो ईरान में है, ठीक है। तो 97 में एक कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन का एक मीटिंग टाइप होता है, ठीक है। एक कन्वेंशन का मतलब होता है कि मीटिंग टाइप होता है। तो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो आपका वेटलैंड के लिए हुआ था, और ये हुआ था आपका ईरान में 1971 में, ठीक है। तो स्टेम द प्रोग्रेसिव इंक्रोचमेंट ऑफ द लॉस ऑफ वेटलैंड नाउ एंड द फ्यूचर, रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द वेटलैंड एंड देयर इकोनॉमिक, कल्चर, साइंटिफिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। मतलब ये आपका बोल रहा है कि वेटलैंड आपके जिन पे इंक्रोचमेंट हो गया है, जिन पे कब्जा कर लिया गया है, जिनको बर्बाद किया जा रहा है, उन वेटलैंड को हमको बचाना है। इसके अलावा फ्यूचर में और वेटलैंड कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको पता करना है, ठीक है। उनको क्या क्या उनके फंक्शन हो सकते हैं, इकोलॉजिकल फंक्शन, किस तरह से उनको यूज किया जा सकता है वेटलैंड को, वो करना है। उनको इकोनॉमिक, कल्चर और साइंटिफिक एंड उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। इकोनॉमिक तरीके से भी लोग बढ़ाना है जिससे लोग उससे पैसे कमा सकें। कल्चरल तरीके से भी बढ़ाना है, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च केस में बढ़ाना है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। 1971 जब भी आएगा तो आप हमेशा क्या लगाएंगे? वेटलैंड लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा। रामसर कन्वेंशन इज द ओनली ग्लोबल country that deals with the particular ecosystem. The treaty was adopted in the Iranian city of Ramsar 1971 में हुआ था। देखिए वही चीज लिखी हो जो मैंने बता दिया आपको। The convention uses a broad definition of the types of wetland covered in the mission, including lakes and rivers, swamp and marshes, wet grassland, peatland, oases, estuary, deltas। ये सब आपके कवर होते हैं वेटलैंड। वेटलैंड आपको बताया जा चुका है। वेटलैंड क्या है अगर सिंपल समझे तो जहाँ पे आपका जल और स्थल दो चीजें मिलती हैं, तो वहां की जमीन जो होती है थोड़ी दलदली टाइप हो जाती है, ठीक है। एक तो उसको कह देते हैं मार्शलैंड टाइप कह देते हैं, या तो कोई भी आपका जहाँ पे वाटर, कोई भी तालाब हो आपका, कोई भी लेक हो आपकी, कोई भी नदी हो आपकी, तो जहाँ पे भी गीली चीज़ें होंगी, वेटलैंड, पानी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो उसको वेटलैंड कहा जाएगा। तो वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के लिए। तो आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछाएगा, रामसर कन्वेंशन का रिलेशन किस चीज़ से है? तो वेटलैंड से है। या तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कौन सी जगह पे? ईरान में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सेकंड अगर बात करें तो 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो स्टॉकहोम में एक अवार्ड भी दिया जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए स्टॉकहोम में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। बहुत फेमस अवार्ड है, ठीक है। उस अवार्ड को क्या बोलते हैं और उस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है। ये आप हम लोगों को बताइएगा। तो स्टॉकहोम जो जगह है वो स्वीडन में है, ठीक है। कहाँ है? ये जगह है स्वीडन में, और स्वीडन की कैपिटल ही है स्टॉकहोम। 1972 में यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था। किस लिए डिक्लेरेशन हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम 5 से 6 जून 1972 में हुआ था, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। वाज द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन द कॉन्फ्रेंस। ये हुआ था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ध्यान रहेगा। तो जब भी ये आएगा तो आप इसको क्या लगाएंगे? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहला जो कन्वेंशन हुआ था वो स्टॉकहोम कन्वेंशन स्वीडन में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ है? स्वीडन में है। इसमें आपका जो थे करीब 113 स्टेट, मतलब 113 कंट्रीज का करीब इसमें से इंडिया भी थी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था डिक्लेरेशन, जिसके करीब 26 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। 26 प्रिंसिपल को हमने
26 प्रिंसिपल को हमने एक्सेप्ट किया था कि हम इसको फॉलो करेंगे अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि आपका 1972 स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहाँ हुआ था, ये स्वीडन में हुआ था। किस लिए है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें हम कि 1973, तो 1973 में कन्वेंशन जो हुआ था वो हुआ था आपका साइट्स। ध्यान रखिएगा, यह बहुत बार पूछा जाता है साइट्स का संबंध किससे है। तो साइट्स का संबंध है जो आपके एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स, फ्लोरा जिसको आप लोग फौना बोलते हैं, एंड जो आपके प्लांट्स होते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। तो इन सब का आपका ट्रेडिंग ना हो पाए, मतलब इन सबको बेचा ना जा सके दूसरे तरीके से। जैसे आपका क्या कहते हैं, तो नेवला होता है, ठीक है, नेवला होता है, नेवला के जो बाल होते हैं उसको ब्रश बनाने के लिए आप लोग यूज करते हैं, जो पेंटिंग वाले ब्रश आते हैं ना, उस तरह से। हाथी के दांत नहीं बेचे जाएं, ठीक है, जितने भी ये सब चीजें ना बेची जाए उनको ही रोक लगाने के लिए क्या बनाया गया था, साइट्स बनाया गया था। ये 1973 में हुआ था। इसको कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पीसीज ऑन द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसको साइट्स बोलते हैं, ठीक है, साइट्स बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंडेंजर स्पीसीज, फुल फॉर्म इसका, ठीक है। तो जब भी आएगा तो समझ लीजिए इसको कॉमर्शियल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज का कॉमर्शियल ट्रेड ना किया जा सके, ठीक है, जिससे कि उनको बर्बाद न किया जाए, उनकी पोचिंग न किया जा सके, उनको परेशान न किया जा सके, उनको काटा ना जा सके, उनको बर्बाद न किया जा सके, उनको बेचा ना जा सके। ये है आपका उन साइट्स का पर्पस, ठीक है। तो ये पूछ लेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि कॉमर्शियल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज। इसके बाद नैरोबी डिक्लेरेशन 1982, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नैरोबी अफ्रीका में एक जगह है, ठीक है, नैरोबी अफ्रीका में एक जगह है, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन किया गया था। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि आपका ये कब हुआ था, ये हुआ था 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। देखो 1972 में हमने पढ़ा कि स्टॉकहोम हुआ था। स्टॉकहोम में हमने एक इन्वायरमेंट के बारे में बात की थी, ठीक है। तो उसके 10 साल बाद क्या हमने पहले तो हमने बात की थी वहां पे, लेकिन 1982 में हमने बोला कि हमें एक कमीशन बनाना पड़ेगा जो इन्वायरमेंट की स्ट्रेटेजी को कैसे अचीव करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे सस्टेन करना है, तो वो बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हुआ कि यूएनईपी प्रोग्राम लाया गया 1987 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1972 में डिसाइड किया गया कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है। इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, तो उसके लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, एक कमीशन लाना, स्पेशल कमीशन लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग यूएनईपी बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कमीशन जो बोलते हैं। तो ये 1982 में नैरोबी में हुआ था, ठीक है, ध्यान रहेगा। नैरोबी में क्या हुआ था कि हमें एक स्पेशल कमीशन बनाना पड़ेगा, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1985 वियना कमीशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था। किस चीज से रिलेटेड है, ये ओजोन लेयर से रिलेटेड। ओजोन लेयर कौन सी लेयर, ओजोन की वो लेयर जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटो। दो टाइप की ओजोन लेयर होती है, एक होती है नेचुरल ओजोन जिसको हम लोग आपके स्ट्रेटोस्फीयर वाली ओजोन बोलते हैं, और एक होती है जो आर्टिफिशियली क्रिएट होती है पॉल्यूशन की वजह से, वो आपकी ट्रोपोस्फीयर में होती है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में होती है। तो इसकी ये हम किसकी वाली बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और ये हमें यूवी रेज, सन की जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे हमारी सुरक्षा करती है। तो वो जो है उसमें जो छेद हो रहा है, उसमें जो डैमेज हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमने कौन सा कन्वेंशन किया था, वियना, ठीक है, वियना कन्वेंशन। वियना कहाँ पड़ता है, आप हमें ये बताइएगा, ठीक है। वियना कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखा, 1985 वियना कन्वेंशन हुआ था, इसमें अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर के बारे में बात की गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये हमने क्या बात की, ओजोन लेयर के बारे में बात की थी। लेकिन ओजोन लेयर डैमेज किस चीज से हो रही है, किन चीज प्रोडक्ट से डैमेज हो रही है, किन प्रोडक्ट से डैमेज हो रही है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किन प्रोडक्ट से डैमेज हो रही है, उनमें रोक लगाने के लिए हमने क्या, कौन सा प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 1985 वियना कन्वेंशन किस लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर है। ओजोन को लेयर को हमको प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव बनाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना पड़ेगा, क्या मेजर लेने पड़ेंगे, क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, ये इसमें बात की गई थी। लेकिन उसके बाद हमें पता चल गया 85 के बाद कि ये ओजोन लेयर जो किस चीज से बर्बाद हो रही है, तो ये बर्बाद हो रही है क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे, जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन जो है, जो आपके सब्सटेंस हैं, जो आपके फ्रिज में भी यूज होते हैं, ठीक है, इवन फैक्ट्रियों में यूज होते हैं, उसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या, 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है, मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है आपका, कनाडा में। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाई डिफरेंट प्रोडक्ट,
ठीक है, उससे बचाने के लिए ध्यान रहेगा। वियना का मतलब है ओजोन लेयर को बचाना है। 2 साल स्टडी की गई, हमें पता चला कि किस वजह से हो रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन और फ्लोरीन की वजह से हो रहा है ये ओजोन में जो छेद हो रहा है, उसको हम लोग रोक सकते हैं। इसके बाद बात करें 1987 में आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलप ब्रूटन लैंड रिपोर्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रूटन लैंड रिपोर्ट का मतलब की रिलेशन किस चीज से है, तो ब्रूटन लैंड रिपोर्ट का मतलब है आपका रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हमने क्या बात की, 1987 में हमने बात की कि डेवलपमेंट हमारा जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट हमें पेश कीजिए। तो उस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूटन लैंड रिपोर्ट का पर्पस संबंध किस चीज से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका संबंध इन्वायरमेंट से है, ये ध्यान रखिएगा। इसका संबंध इन्वायरमेंट, ब्रूटन लैंड किस जगह पे पड़ता है ये भी बताइएगा, ठीक है, किस कंट्री में पड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये बताइएगा। क्योंकि जितने भी कन्वेंशन रिपोर्ट मिलेगा आपको उस जगह के नाम से मिलेगा जिस जगह पे वो मतलब वो कन्वेंशन हुआ था या रिपोर्ट पेश की गई थी। तो ब्रूटन लैंड कन्वेंशन के रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 1987 में जो आपका यूनाइटेड नेशन वर्क कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे एक रिपोर्ट दी गई थी, किस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना आपके, SDG जो कहते हैं 17 SDG, इसमें इन्वायरमेंट भी एक पार्ट है, तो उसी के ऊपर एक रिपोर्ट दी गई थी। तो ब्रूटन लैंड कमीशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा जिससे फ्यूचर में हमारी नीड पूरी हो सके, उसके बारे में बात की गई थी। तो इससे सिर्फ आपसे इतना क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रूटन लैंड कमीशन कब हुआ था, 1987, कहाँ हुआ था, या आप हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ब्रूटन लैंड कहाँ पे पड़ता है और इसका रिलेशन किस चीज से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद बात करें 1989 में बेसल्स कमीशन। बेसल्स किस जगह पे पड़ता है, कोई भी जो जगह बताएगा उसका पहले आप अपना नाम ढूंढिए, किस जगह पे पड़ता है, कौन सी कंट्री में बेसल पड़ता है, ठीक है, कौन सी कंट्री में बेसल पड़ता है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आपका हजार्डियर वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। जो आपके हजार्डियर वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका लेस डेवलपमेंट कंट्रीज जो आपकी होती हैं, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि आपकी हजार्डियर वेस्ट को क्या करती हैं, अपने यहाँ गिरवा लेती हैं, ठीक है। जैसे चाइना है, चाइना जो डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तो वो क्या करती थी, इंडिया में लाके अपना जो भी डंप होता था उसको गिरा देती थी। और ये कंट्री क्या करती थी, उस चीज़ को यूज करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो पूरा यूज नहीं कर सकती क्योंकि डेवलप्ड कंट्री होता, तो उनसे रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता, रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता था, या वो जो होती थी वो पानी में बह के चली जाती थी और नुकसान करती थी। इसलिए बेसल कन्वेंशन आया था, और बेसल कन्वेंशन का संबंध किससे है, हजार्डियर वेस्ट और देयर डिस्पोजल से, ठीक है। जिससे कोई भी कंट्री डेवलप्ड कंट्री किसी भी डेवलपिंग कंट्री में आके कोई भी यहाँ पे आपका डंपिंग ना कर सके। तो ध्यान रहेगा आपको 87 में ब्रूटन लैंड रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड थी इन्वायरमेंट के, और 1980 में बेसल कन्वेंशन हजार्डियर वेस्ट और डिस्पोजल से रिलेटेड थी। इसके बाद बात करें 1992 एजेंडा 21, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1992 में एजेंडा 21 कब हुआ था, सबसे पहली बार 1992 में। एजेंडा 21 का संबंध किससे, एनवायरमेंट से है। क्या है ये, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली और लोकली बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन गवर्नमेंट एंड मेजर ग्रुप इन एवरी एरिया इन विच ह्यूमन इफेक्ट द एनवायरमेंट। द नंबर 21 रेफर्स टू 21st सेंचुरी। ये पूछ सकता है कि एजेंडा 21 क्या है, तो ये सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, तो ये 21st सेंचुरी है। द फुल टेक्स्ट ऑफ एजेंडा 21 रिवील्ड ऑन 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। ये आपका ब्राजील में हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्राजील में, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो जो कैपिटल है, नहीं कैपिटल नहीं, जगह है ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, तो वहां पे हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, या इसको कहते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, UNCED भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एजेंडा 21 को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं, और UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट होता है ये। और ये कब हुआ था, 1921 में हुआ था। इसमें एजेंडा 21 सेंचुरी से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया था, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था कि कैसे हम फ्यूचर में इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा। तो इंप्लीमेंट ऑफ एजेंडा 21 इन्वॉल्व एक्शन ऑन इंप्रूव इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल असेंबली एंड हेल्ड स्पेशल सेशन ऑफ प्रेशर 5 ईयर ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इंप्लीमेंट ऑफ एजेंडा 21 जोहान्सबर्ग में जो आपका हुआ था। इतना ध्यान नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ था, तो ये ब्राजील में, ठीक है। कहाँ पे, ब्राजील में, रियो जेनेरियो में। किस चीज़ से रिलेटेड है, ब्लूप्रिंट था, ठीक है, कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएंगे। 21 का रिलेटेड इन्वायरमेंट से था। और इसके अलावा इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं या UNCED भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा, इससे ज़्यादा आपको इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद 1992 में ही
जो आपका फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC, ये वर्ड बहुत आप सुनेंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या है, इसका मतलब क्या था, द UNFCCC इज द इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी प्रोड्यूसर अर्थ समिट। ये उसी टाइम पे 1999 में अर्थ समिट जो हुई थी, वहाँ पे ही आपका UNCD जहाँ पे हुआ था, UNCD के साथ UNFCCC भी हुआ था, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, क्या हुआ था, UNFCCC भी हुआ था। UNFCCC का मतलब क्या होता है, UNFCC का मतलब होता है, UNFCCC का मतलब लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये भी उसी टाइम पे हुआ था, अर्थ समिट के टाइम पे। और द ट्रीटी एम्स टू रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इन ऑर्डर टू कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो अर्थ समिट का मतलब रिलेशन किस चीज से था, आपका ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और किससे था, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये हम पोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें हम पूरा ग्रीन हाउस गैस पढ़ेंगे, कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप समझिए कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे ग्लोब का या पूरे अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे और उससे क्या होगा, जितने भी आइलैंड है वो डूब जाएंगे, तो उसी को हम लोग ग्लोबल कहते हैं। तो इसका यही मतलब था कि हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम करेंगे, और इसी को हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल भी बोल देते हैं, ठीक है। द ट्रीटी वाज ओपन, तो इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी बोल देते हैं हम लोग। क्योटो एक जगह है जापान में, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो एक जगह है जापान में, तो उसको उसी को हम लोग क्या किए थे, इसको कि इस प्रोटोकॉल को हमने क्या किया था, उसको अपडेट किया था क्योटो प्रोटोकॉल में। तो क्योटो प्रोटोकॉल इसको नहीं बोलते, मतलब इसी के बाद क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिससे 1994 में ये ट्रीटी साइन हो गई। तो उसको ध्यान रखिएगा, UNFCCC का मतलब किससे, ग्रीन हाउस गैस से, ग्रीन हाउस गैस से और ग्लोबल वार्मिंग से। चलिए आगे बढ़ जाए। 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी अर्थ समिट में हुई थी। अर्थ समिट में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है क्या, बहुत सारी भिन्नताएं। बायोलॉजिकल मतलब बायो में मतलब इतने सारे इकोसिस्टम है, उनमें जो भिन्नताएं हैं उसी को बायोलॉजिकल कहते हैं। और डाइवर्सिटी तो 1992 में ही ये हुआ था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसलिए 92 एजेंडा 20 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 मेन गोल किए गए थे, क्या, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको कहते हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है। तो इसका यही मतलब था कि आपका जितने भी मतलब जीन में चेंज करके जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम, जीएम क्रॉप्स हम लोग पढ़ते हैं, जेनेटिक क्रॉप्स पढ़ते हैं, तो उनका जो भी यूज किया जा सके हमें चीज़ों को बचाने के लिए, और किस तरह से उसका कंपोनेंट को यूज करना है, और बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से सेव करना है। तो जिसको ध्यान रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी, एक तो बायोडाइवर्सिटी की बात की गई थी 1992 में, एक ग्रीन हाउस की बात की गई थी 92 में, और एनवायरमेंट को कैसे बचाया जाए उसकी बात की गई थी, ठीक है। इसके बाद बात करें हम 1997 में, जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल, जो हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल था कि आपका ग्रीन हाउस गैस से कैसे बचा जाए। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी जो होती हैं आपकी मेन जो नुकसान करती हैं, उसमें आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। तो इसमें में रोक लगाने की बात की गई थी, और इसमें कंट्रीज को 2 टाइप में डिवाइड किया गया था। एक कहा गया था कि डेवलप्ड नेशन, उनके लिए अलग टाइम दिया गया था, और एक कहा गया था डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जिनको नॉन एनेक्स 1 में शामिल किया गया था कंट्रीज में, और उनको लिए अलग टाइम दिया गया था इस चीज़ को रोकने के लिए। तो इतना ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल का रिलेशन किस संबंध से है, ग्रीन हाउस गैस या UNFCCC, जब भी आप समझ पढ़िएगा तो आप ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग की ही बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्टाजीना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो हमने अभी पढ़ा कि 1992 में ही बायोडाइवर्सिटी की बात की गई थी, तो वही बायोडाइवर्सिटी को हमने अप्रूव कब किया, कार्टाजीना प्रोटोकॉल में, जिसमें बायोडाइवर्सिटी की बात की गई। तो कार्टाजीना कौन सी जगह में, चलिए बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि कार्टाजीना कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन सी कंट्री में पड़ता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कौन से ईयर में हुआ था, कहाँ पड़ता है, और उसका संबंध किस चीज़ से था, बस। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव में। मेंस में आपसे पूछ सकता है, उसके लिए पढ़ना होगा, जो लिखा है आपको ये याद करना होगा, अदरवाइज आपको इससे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप कि कार्टाजीना मतलब बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कार्टाजीना माना बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल मतलब ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रहेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नागोया प्रोटोकॉल की थोड़ी बात कर लेते हैं। नागोया प्रोटोकॉल जब भी आएगा 2010 में हुआ था, रिसेंट है इसलिए पूछ भी जा सकता है। इसमें शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, इसमें भी आपकी क्या बात की गई है, जो जेनेटिक रिसोर्स, जो हमने क्या बात की थी आपकी जेनेटिक रिसोर्स की, जो आपका 97 में हमने माफ कीजिएगा 1992 में हमने बात की थी ना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स, जो थोड़ा जीन में चेंज करके चीज़ों को हम बढ़ाते हैं, जैसे आपके डिफरेंट मैंगोज होते हैं, बड़े मैंगोज, या आप कल की जीन वाली आपकी जेनेटिक क्रॉप्स आती हैं, जो कॉपस जो आपकी कॉटन होता है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो कैसे आता है, जो जीन में चेंज करके। तो वही जीन के लिए मतलब जीन्स को कैसे बचाया जाए और कैसे उनका यूज किया जाए, वही हम लोग नागोया प्रोटोकॉल। नागोया कौन सी जगह में पड़ता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नागोया हम बता देते हैं आपको, जापान में ही पड़ता है। ठीक है, इसका पर्पस कितना था कि शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स का क्या यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, वो हम बात करेंगे, नागोया प्रोटोकॉल पे की गई थी। उसके बाद बात करें मिनामाटा कन्वेंशन नंबर की 2019 MPPSC क्वेश्चन आया था। ठीक है, MPPSC का क्वेश्चन आया था कि मरकरी से कौन सी बीमारी होती है, मरकरी मतलब होता है पारा, उससे कौन सी बीमारी होती है, ये आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये मरकरी और मरकरी कंपाउंड की जो बात की गई, तो मिनामाटा शहर पड़ता है एक जापान में, वहां ये बीमारी फैली थी, तो ये मरकरी से। मिनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो मरकरी मतलब पारा से रिलेटेड, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। किससे रिलेटेड है, पारा से रिलेटेड है, और ये जब शहर पड़ता है जापान में। ठीक है, तो वहीं से आया था, तो ध्यान रखिएगा मिनामाटा जब भी आए तो आप मरकरी मारेंगे। अब बात करें COP21 इन पेरिस 2015, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो COP21 वो हमने एजेंडा 21 पढ़ा था, ये हम पढ़ेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 2015 में ये हुआ था, और इसमें हमने बात की थी कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। करीब 196 कंट्री ने इसको अटेंड किया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम ग्लोबल टेम्परेचर को रखने की हमने बात किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें सिर्फ क्या बात की है, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की इसमें बात की गई है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।